Highlights of the revised guidelines announced for grants in aid scheme benefiting ST welfare by voluntary organizations, NGOs. Under the scheme of Ministry of Tribal Affairs, Government of India. Dear everyone, welcome back to my channel. Grant in aid is available for the following sectors, projects under this scheme. Residential school, non-residential school, hostel, sponsorship hostel in low literacy districts, primary level educational complex, middle, secondary level educational complex, 10 or more bedded hospitals, mobile dispensary. Watch till the end and walk away with all the must-know facts, quick, clear, and super useful. Background, objective and scope of the scheme, funding pattern, eligibility conditions, online grant management and tracking system for NGOs, procedure for application and selection for new projects, procedure for renewal of application for the ongoing projects, procedure for release of grant in aid, relaxation and much more. Background, भारत की अनुसूचित जनजातियां कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है, जनगणना 2011। आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे दुर्गम क्षेत्र, जनसंख्या का फैलाव, विस्थापन और संचार की कमी। ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब कॉम्पोनेंट के तहत प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय, मोटा, लगातार एसटीएस के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजनाएं चला रहा है, शिक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा। फिर भी एनजीओवीओएस की सहायता की आवश्यकता बनी हुई है ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। एनजीओवीओएस का योगदान, स्थानीय जमीनी स्तर पर कार्य करने की क्षमता और लचीलापन इन्हें विशेष बनाता है। मोटा ने 2 पहले शुरू की हैं जिनके तहत गो के साथ मिलकर एसटी बहुल क्षेत्रों में योजनाएं लागू की जा रही है। एसटीएस के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान। बी, एसटी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, जिन जिलों में एसटी जनसंख्या 25% हो और महिला एसटी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम हो। अब इन दोनों योजनाओं को एक साथ एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स योजना में जोड़ दिया गया है, जिसमें अलग अलग परियोजनाओं के लिए नए वित्तीय मानदंड तय किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्कीम, योजना का उद्देश्य और दायरा। हिंदी सारांश, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा किए जा रहे जनजातीय कल्याण प्रयासों को मजबूत करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में जो खामियां हैं, उन्हें भरने के लिए ये योजना विशेष रूप से एनजीओएस के माध्यम से चलाई जा रही है। भागीदारीपूर्ण और सहयोगात्मक प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आदिवासी समुदायों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें। अनुदान हेतु प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाएं, शिक्षा, एजुकेशन, गैर आवासीय स्कूलों, छात्रावासों का संचालन और रखरखाव। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान व लक्षद्वीप की जनजातीय लड़कियों को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए प्रायोजित करना। 2. स्वास्थ्य, हेल्थ, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, औषधालय का संचालन, रखरखाव। मोबाइल औषधालय सेवा। 3. आजीविका, लाइवलीहुड, कृषि, मत्स्य, डेयरी, पशुपालन, जल संरक्षण, जैविक, प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना सहायता और कौशल विकास द्वारा आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। विशेष परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदा, महामारी या संकट की स्थिति में जनजातीय कार्य मंत्रालय एनजीओएस के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य और जल की आपूर्ति प्रदान कर सकता है। प्राथमिकता किसे दी जाएगी? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीवीटीजीएस, वामपंथी उग्रवाद, एलडब्ल्यूई, प्रभावित जिले, दूरदराज और कठिन इलाकों में रहने वाली जनजातीय आबादी। फंडिंग पैटर्न। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार संगठनों को अनुदान, ग्रांट, दिया जाता है। इन परियोजनाओं का विवरण एनेक्स 1 में दिया गया है। अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ईएफसी द्वारा मूल्यांकित की जाती है और इसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फाइनेंशियल नॉर्म्स सेक्टर प्रोजेक्ट वाइज एनेक्स 1 Prescribed budget for residential school for 100 students.
Prescribed budget for non-residential school for 100 students. Prescribed budget for hostel for 100 students and sponsorship. Prescribed budget for hostel in low literacy district and primary level educational complex for 100 girls students. Prescribed budget for middle, secondary level educational complex for 100 girls students and 10 or more bedded hospital. Prescribed budget for mobile dispensary. Eligibility conditions आवेदक संगठन गो का पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, पब्लिक ट्रस्ट, अन्य अधिनियमों के तहत होना चाहिए। संगठन को नीति आयोग के गो दर्पण पोर्टल www.ngodarpan.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। संगठन को कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ऐसे ही कार्यों का जो परियोजना के उद्देश्य और आकार से मेल खाते हों। संगठन को स्वयं ही परियोजना लागू करनी होगी, किसी अन्य संस्था को अनुदान हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। संगठन मंत्रालय के साथ माओ अनुबंध पर एनेक्स 2 के अनुसार सहमत होगा। संगठन को आधार लिंक्ड बैंक खाता खोलना होगा, जो अध्यक्ष और सचिव या उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संयुक्त संचालन में हो, और यह खाता भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। संगठन के पास पैन और तन नंबर होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों के आयकर रिटर्न इटर दाखिल किए होने चाहिए। संगठन का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत होना चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार की दिवालियापन, बैंक्रप्सी या आर्थिक अपराध की जांच CBI, ED, CBIC या किसी अन्य एजेंसी द्वारा में नहीं होना चाहिए। संगठन की वित्तीय स्थिति इतनी होनी चाहिए कि वो परियोजना का आंशिक खर्च स्वयं उठा सके, क्योंकि मंत्रालय केवल परिभाषित कोर गतिविधियों को ही समर्थन देगा। एनेक्स 1 के अनुसार संगठन को अपने ट्रस्टीज, प्रमोटर्स, लाभार्थी मालिकों और प्रबंधन समिति के विवरण पैन और आधार सहित तय प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे। संगठन नीति आयोग, केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए। किसी परियोजना को शुरू करने के लिए न्यूनतम 75 लाभार्थियों की आवश्यकता होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ये शर्त विचार विमर्श के बाद बदली जा सकती है। ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर NGOs सभी प्रस्ताव केवल गो पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। फिजिकल पेपर प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे। गो को पहले NGO दर्पण www.ngodarpan.gov.in पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। NGODARPAN के बाद www.go.tribal.gov.in पर मिनिस्ट्री के गो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर किसी जिले में किसी संगठन द्वारा एक जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सभी के लिए एक ही आवेदन किया जा सकता है। NGOs को PFMS के माध्यम से व्यय, रसीद, अग्रिम, ट्रांसफर आदि का विवरण रखना होगा और किसी भी ब्याज को सरकार को वापस करना होगा। NGOs अपनी शिकायतें गो पोर्टल के कम्युनिकेशन मॉड्यूल में दर्ज कर सकते हैं, जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा निवारण किया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकारी के स्थानांतरण या बदलाव की स्थिति में जानकारी अपडेट की जाए और सभी शिकायतें हल हों। गो पोर्टल हर वर्ष 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 90 दिनों के लिए खुलेगा, ताकि NGOs अपने प्रस्ताव जमा कर सकें। मंत्रालय इन तिथियों में बदलाव कर सकता है। ये प्रक्रिया सभी नई और पुरानी परियोजनाओं के लिए लागू होती है। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स नए आवेदक संगठनों को NGO दर्पण ID का उपयोग करके मंत्रालय ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के NGO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अनुदान के लिए परियोजना की पूरी जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर विभाग के खाते में जाएंगे, जो जिला स्तर से जांच करेगा। मंत्रालय राज्य और जिला अधिकारियों को लॉगिन ID और पासवर्ड देगा और जिला अधिकारी को परियोजना की विश्वसनीयता, स्थिरता, स्थान, सेवा कमी, क्षमता और गतिविधियों की जांच करनी होगी। जिला अधिकारी निरीक्षण के बाद टिप्पणियां और हस्ताक्षरित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करके राज्य को भेजेगा। जिला अधिकारी द्वारा अग्रसारित परियोजनाओं की राज्य सरकार द्वारा चेकलिस्ट, आवेदन, बजट, ऑडिट रिपोर्ट, स्टाफ, लाभार्थी विवरण, प्रमाण पत्र, शर्त बॉन्ड आदि के आधार पर जांच की जाएगी। राज्य समिति फॉर सपोर्ट ऑफ वॉलंटरी एफर्ट्स SCSV ट्राइबल वेलफेयर प्रमुख की अध्यक्षता में समय सीमा के भीतर NGO आवेदन पर सिफारिश करेगी।
अस्वीकृति के कारण और मिन्स पोर्टल पर अपलोड होंगे, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ग्रामीण, कृषि, स्वास्थ्य सचिव, 3 एनजीओ विशेषज्ञ और कमिश्नर शामिल होंगे। पात्रता और धन उपलब्धता के आधार पर जांची और अनुशंसित परियोजनाओं की एनजीओ डिवीजन द्वारा समीक्षा होगी, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग संभव है। परियोजनाओं की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा क्षेत्र आधारित पूर्व वित्तपोषण मूल्यांकन के लिए जांच होगी और एनजीओ डिवीजन स्वीकृति, अस्वीकृति की सिफारिश करेगा, बजट ध्यान में रखते हुए। परियोजना मूल्यांकन समिति पैक संयुक्त सचिव ट्राइबल अफेयर्स की अध्यक्षता में अंतिम सिफारिश के लिए सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी, जिसमें संयुक्त सचिव, वित्त, राज्य, यूटी प्रतिनिधि और निदेशक, उप सचिव शामिल होंगे। पैक द्वारा अनुशंसित नई परियोजना को ट्राइबल अफेयर्स मंत्री की अंतिम स्वीकृति के अधीन अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा। प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। संगठन को चल रही परियोजनाओं के लिए अगले वित्तीय वर्ष में निरंतरता के लिए आवेदन जमा करना होगा। चल रही परियोजना को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, बशर्ते जीएफआर और वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों, दिशा निर्देशों का पालन हो और निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त होने पर पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन। पिछले अनुदान की उपयोगिता प्रमाण पत्र जीएफआर 1-2A के तहत पिछले वर्ष के ऑडिटेड खाते, जिसमें प्रत्येक स्वीकृत मद पर व्यय का विवरण, जिस वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान चाहिए उसका बजट अनुमान, REAT मॉड्यूल में व्यय विवरण जमा करना। संगठनों द्वारा ऑनलाइन जमा की गई चल रही परियोजना के आवेदन राज्य स्तर पर उपलब्ध होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्राइबल वेलफेयर अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेगा और जिला कलेक्टर, वेलफेयर अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन कराया जाएगा, जिसमें नाम, संरचना, स्थान, लाभार्थियों की संख्या, शिकायतें या मंत्रालय के निरीक्षण संदर्भ की जांच शामिल होगी। चल रही परियोजनाओं के आवेदन को ट्राइबल वेलफेयर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अधिकारी द्वारा SCSVE की मंजूरी के बिना मंत्रालय को अग्रसारित किया जा सकता है। यदि परियोजना के विवरण, स्थान, नाम, लाभार्थियों की संख्या में बदलाव हो तो मंत्रालय इसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्राइबल वेलफेयर अधिकारी की सिफारिश और धन उपलब्धता के आधार पर विचार करेगा। सिफारिश करने वाली प्राधिकरण को बड़ी संख्या के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रमाणित करना होगा। यदि वर्तमान वर्ष के लिए परियोजना की सिफारिश न हो तो राज्य सरकार को कारण बताना होगा। यदि पिछले वर्षों में भी सिफारिश न हुई हो तो उन कारणों का उल्लेख करना होगा। धनराशि राज्य सरकार की सिफारिश पर ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी, जो वित्त मंत्रालय के निर्देशों और नवीनतम जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार होगी। यदि परियोजना 3 सक्सेसिव वित्तीय वर्षों में सिफारिश न हो तो इसे चल रही परियोजना नहीं माना जाएगा, लेकिन संगठन को नई परियोजना के रूप में पारा 7 के अनुसार आवेदन करने की अनुमति होगी। प्रोसीजर फॉर रिलीज ऑफ ग्रांट इन एड। अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों और लागू सामान्य वित्तीय नियमों जीएफआर के अनुसार जारी किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के लिए 100% धनराशि, जबकि अन्य क्षेत्रों में 90% परियोजना लागत अधिसूचित मानकों के अनुसार सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। शेष राशि आवेदक संगठन कोष्टक O द्वारा वहन की जाएगी। योजना के तहत सहायता की सीमा अनुसूचित क्षेत्रों में लागू की जा रही परियोजनाओं के लिए 100% होगी। रिलैक्सेशन एंड मच मोर। ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय को इन दिशानिर्देशों के किसी भी हिस्से में संशोधन या छूट देने का अधिकार होगा। ये संशोधन या छूट एनजीओ द्वारा लक्षित लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने में आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए की जा सकती है। कोई भी संशोधन या छूट ट्राइबल अफेयर्स मंत्री की मंजूरी से ही लागू होगी। Don't forget to subscribe at PK Vaman YouTube. Thanks for watching.